अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल खराब से खराब तर होती चली जा रही है। एक ही दिन में 78 अमवात हुई जबकि 2429 नए केसेस रिपोर्ट हुए। हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में शहरियों के लिए मास्क पहनना लाजमी करार दिया गया है, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए क्या ये हिकमत अमली दुरुस्त साबित होगी? क्योंकि आलमी वबा के खिलाफ सबसे ज्यादा सरगर्म महकमा सेहत का अमला भी इससे तेजी से मुतासर होने लगा है। तिब्बी अमले से वाबस्ता मुतासर अफराद की तादाद 1900 से जायद हो चुकी है, जबकि 17 अफराद शहीद हो चुके हैं। लेकिन क्या ये सब लोग हिफाजती सामान की अदम फराहमी की वजह से मुतासर हो रहे हैं या फिर इसकी वजह कोई और है? आगे चलकर प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की, जिनकी लंदन से एक और तस्वीर वायरल हो गई है जिस पर सोशल मीडिया पर काफी शोर मचा हुआ है। और कल से लेकर अब तक जो उनकी वायरल होने वाली तस्वीर है वो बहसो मुबासे का मरकज बनी हुई है। मुस्लिम लीग नून और PTI के हामी एक दूसरे को इस सिलसिले में ताने देने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं, फिर खा वो ट्विटर का महाज हो या फिर इसके अलावा दीगर सोशल वेबसाइट्स। ताहम हम यहाँ पर ये जरूर कह सकते हैं कि PTI के हामी उनकी वापसी का भी मुतालबा करते चले आ रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या उनकी हुकूमत भी नवाज शरीफ को लंदन से वापस लाने में संजीदा है? क्योंकि तकरीबन 6 माह होने को है, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो अभी तक बाहर बैठे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे तज्ज़ियाकार इब्राहिम राजा साहब। इब्राहिम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्ज़ियाकार मुबशिर बुखारी साहब। मुबशिर बुखारी साहब, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। साथ ही साथ प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे तज्ज़ियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शेख साहब, एंकर पर्सन और तज्ज़ियाकार आमिर जिया साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रज़ा रोमी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तो कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने किन हिदायत के हवाले से आगाह किया है और कहा है कि मास्क जो है उसे लाजमी पहना जाए, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, ज़रा आप उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पाकिस्तान में वबा फैल रही है और मकामी सतह पे अब इसकी जो ट्रांसमिशन है, जिसे हम लोकल ट्रांसमिशन कहते हैं, वो तकरीबन 92% है। 78 जो डेथ्स हैं ये ज़ाहिर है का बहुत बड़ा नंबर है। जहाँ भी आप समझें कि सोशल डिस्टेंस मुनासिब नहीं है या पुरहुजूम जगह है, वहाँ पे आपको मास्क पहनना लाजमी है। तो मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। पहले सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी कहा जा रहा था, जिसको अवाम ने हवा में उड़ा दिया और एहतियाती तदाबीर को पसे पुश्त डाल दिया। सिर्फ डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ही नहीं, आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने भी जब पंजाब में गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, तो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास मास्क मौजूद नहीं है तो आप बेशक मास्क का इस्तेमाल ना करें, आप अपने चेहरे को, अपनी नाक को, अपने मुँह को किसी कपड़े से भी ढांप सकते हैं, वो भी मास्क की तरह ही एक इस्तेमाल में आ सकता है। लेकिन लॉकडाउन के बजाय महज एहतियाती तदबीर से क्या कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सकता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम, आपसे सबसे पहले आगाज़ करूँगी, बताइएगा सिचुएशन हमारे सामने है, एक तरफ लॉकडाउन, फिर लॉकडाउन का ख़त्म हो जाना, एहतियाती तदाबीर और अब मास्क, इससे हम रोक सकते हैं कोरोना को? देखें, अब तो दोबारा लॉकडाउन करना या कर्फ्यू लगाना तो शायद मुमकिन ना हो, और अगर हम दोबारा लॉकडाउन करें और कर्फ्यू भी लगा दें तो जो नुकसान होना था वो शायद बहुत ज़्यादा हो चुका है। एक तो इनिशियली जो पहले 6 हफ्ते में हमारी एक कंफ्यूज पॉलिसी रही है और हमने वो जो नीम दिली से लॉकडाउन किया था, एक तो उससे हमें नुकसान हुआ और वो बड़े पैमाने पर फैला, और उस वक्त हम ओवर कॉन्फिडेंट भी थे, हमारे टेस्टिंग कैपेबिलिटी कम थी, हमें फिगर कम नज़र आ रहा था, तो हम यही समझे कि कोरोना की वबा जो है वो पाकिस्तान में नहीं फैल रही। उसके बाद ये जो हमारे ऊपर एक शॉपिंग का बुखार चढ़ा ईद के दिनों में, और फिर अदालतों से भी, काबिल एहतराम अदालतों से भी इस किस्म के रिमार्क्स आए, तो उससे फिर लोग ज़्यादा ईजी हो गए, और फिर हमने देखा कि इसके अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा स्पाइक आया है। अब हमें अगर दीगर मुल्कों से सबक सीखना था तो वो ये सबक था कि उन्होंने पहले 6 हफ्तों में जो लॉकडाउन किया था वो बड़ा सख्त लॉकडाउन था, और हमें उनमें से 90% कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनका कर्व जो है अब हमें नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। अब अगर हमने वे फॉरवर्ड जो है वो दोबारा नज़र नहीं आता कि लॉकडाउन है, ये कर्फ्यू है। वे फॉरवर्ड यही है कि जिस तरह बाकी मुल्कों ने अब लॉकडाउन खोला तो है, ग्रेजुअली खोल रहे हैं बाकी मुल्क भी, लेकिन वो जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करवाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काबिल तशवीश है कि हम ये लॉकडाउन खोलने के बाद भी हमारी जो शहरी इंतज़ामिया है
वो कोई इन SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने में बड़ी ही बेदिली का शिकार नज़र आ रही है, जिसकी वजह से ये ज़ाहिर है के केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। अब ये जैसे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि मास्क जो हैं वो पहनने लाजिम हैं, तो हमने इसको शख्सी आज़ादियों का मसला बनाया हुआ था। हमें मालूम है कि जब कोई माशरे में गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल होते हैं तो उनको दो तरीके से रोका जाता है। एक तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो एक आगाही और इश्तिहारी मुहिम चलाई जाती है कि लोगों में आगाही आए, और दूसरा कानून के ज़रिए भी उस गैर ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल को रोका जाता है। अब ये जो लोग लापरवाही कर रहे हैं और उसकी वजह से वो ना सिर्फ खुद को ख़तरे में डाल रहे हैं बल्कि बहुत से और लोगों को भी ख़तरे में डाल रहे हैं, तो एक तो वो आगाही मुहिम तो शायद हुकूमत ने चलाई भी है, मीडिया ने भी चलाई है, तो अब उनको कानून के ज़रिए भी रोका जाना चाहिए। आप 100% इन्फोर्समेंट नहीं कर सकते, लेकिन आप 20-30% तो कर सकते हैं। तो अब वे फॉरवर्ड यही है। बिल्कुल मुझे नहीं लगता कि लॉकडाउन की या कर्फ्यू की गुंजाइश मौजूद है, ख़ास तौर पर अब जब दुनिया खुल रही है तो आप उससे डिस्कनेक्ट होकर नहीं रह सकते। जब पूरी दुनिया बंद थी उस वक्त तो जाहिर है कि आप डिस्कनेक्ट रह सकते थे, उस वक्त आप 6 हफ्ते का एक मौसर लॉकडाउन कर सकते थे। लेकिन अब यह है कि इन SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाने में आप शहरी इंतज़ामिया को ज़रा मौसर तरीके से फ़ाल करें और ये इंश्योर किया जाए ताकि ये फैलाव तो होगा, इसको नहीं आप रोक सकते, लेकिन ये ग्रेजुअली हो ताकि आपके हॉस्पिटल्स को और आपका जो सेहत का निज़ाम है उसको इतना वक्त मिल जाए कि वो एकदम ओवरबर्डन ना हो जाए ये मरीज़ों से, जो हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा देखें कि हमारी काबिल एहतराम अदालतों ने वहाँ से ऐसे रिमार्क्स भी आए या मीडिया ने उनको ऐसे पेश किया कि पाकिस्तान में ये कोई वबा की सूरत हाल नहीं है। अब ये इतने कम टेस्ट होने के बावजूद 2600 केस रोज़ाना आ रहा है, 60-70 हमारी अमवात हो रही हैं, तो क्या ये वबा की सूरत हाल नहीं है? और किस किस्म की वबा होती है? तो जाहिर है कि ये जिन फैक्टर्स का मैंने जिक्र किया ये तमाम अवामिल ने कंट्रीब्यूट किया है हमारे यहाँ ये सूरत हाल को ख़राब होने में। तो अब इसका यही हाल है कि इन SOPs के ऊपर अमल दरामद करवाया जाए ताकि इसका जो स्प्रेड है वो थोड़ा सा स्लो हो जाए। ठीक है मुबश्शिर बुखारी साहब, लॉकडाउन तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो 70% तो शायद ख़त्म होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जो एहतियात की तदाबीर हैं, ये मास्क पहनना, इससे हम इसके फैलाव को रोक सकते हैं? बड़ी मायूस सूरत हाल का कम अज़ कम मुझे एहसास हो रहा है इस वक्त ज़रियाब, चूँकि आज ज़फ़र मिर्ज़ा साहब ने मास्क को पहनना लाजमी डिक्लेयर कर दिया ये पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, जबकि हमने जब ये कोरोना वबा फैलना शुरू हुई थी तो लाहौर में ही फ्लायर लगे देखे थे गवर्नमेंट की जानिब से कि मास्क आम अफराद के लिए ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मरीज़ ही पहने। तो एक और लफ्ज़ जिससे अब मुझे चिढ़ हो गया कि हमने इतना इस्तेमाल कर लिया है, वो लफ्ज़ है कन्फ्यूज़ पॉलिसी, कन्फ्यूज़ रूलर। बुनियादी तौर पे हम अवाम, हम हुक्मरान और माफ़ी के साथ हमारे इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे सारे ही कन्फ्यूज़ड हैं। चूँकि आज की सूरत हाल बड़ी अफसोसनाक है। 3-4 हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने घर पे क्वारंटीन किया और कोविड पॉजिटिव हो गए, और उनको घर पे इंजेक्शन लगाने के लिए किसी एक हेल्थ वर्कर की ज़रूरत थी जो उन्हें आज शाम तक नहीं मिल पाया। मैंने प्राइमरी हेल्थ डिपार्टमेंट से रब्ता किया कि उन्होंने क्या कोई ऐसी टीम्स बनाई हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं घर पे क्वारंटीन कर रहे हैं, आइसोलेशन में हैं, उन्हें लाजमी तौर पे किसी ना किसी मेडिकेशन की या इंजेक्शन की ज़रूरत होगी। तो क्या कोई ऐसी टीम तैयार की है जो मोबाइल टीम्स हों? तो जवाब आया कि ऐसी कोई टीम नहीं, क्योंकि हमारे पास अफरादी क़ुव्वत इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बात वही है कि जो नुकसान होना था वो खौफनाक हद तक पहुंच चुका है। लेकिन मेरे ज़ाती ख़याल में अगर लॉकडाउन मुअस्सर किया जाए, चूँकि हमारी आवाम जो है ये मास्क वास्क और SOPs पे तो आपने देख लिया अमल दरामद नहीं कर रही, और गवर्नमेंट करवा भी नहीं सकती, क्योंकि इसी मुआशरे के लोग हैं। जितना डिसिप्लिन आवाम फॉलो करती हैं वही लोग जिन्होंने डिसिप्लिन फॉलो करवाना होता है इसी मुआशरे से आते हैं, वो क्या करवाएंगे? तो मेरा ख्याल है कि एक लॉकडाउन जो है सख्त, उसकी अभी इसलिए ज़रूरत है कि जो इंडिकेटर्स, जो कॉशंस, जो वार्निंग्स हमें दे रहे हैं अदारे और एक्सपर्ट्स, वो ये है कि जून में ये स्पाइक अपनी हाइट पे पहुंचेगा। और अभी अगर ये हिसाब है कि हम 70+ लोग डेली लूज़ कर रहे हैं
और 2000 प्लस हमारे इन्फेक्शन रेट है, तो सिर्फ ये मास्क जो है इसको नहीं रोक सकता। इसके लिए हमें एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा। मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि हमने जो है क्रिमिनल नेग्लिजेंस की शुरू के लॉकडाउन में, मैं आज भी इस बात पे कायम हूँ कि हमें वो लॉकडाउन सख्त करने चाहिए थे और दरमियान में भी अगर हमें मौका मिलता तो कर देने चाहिए थे। और फिर मैं ये कहता हूँ कि फ्यूचर में कम से कम 2 हफ्तों का लॉकडाउन जो है सख्त तरीन बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका जो ट्रांसमिशन चेन है उसको ब्रेक किया जाए। उसके बाद हमें थोड़ी सी उम्मीद की किरण नजर आ सकती है। आमिर जैसा बदकिस्मती से हमने भी देख लिया और आवाम ने भी अपने रवैयों से दिखा दिया कि वो SOPs पर किस हद तक और किस तरह से अमल कर सकते हैं। अब रही बात इन एहतियाती तदाबीर की, तो इन्हें अपनाकर रोका जा सकता है इस वायरस को फैलने से? देखिए, वायरस से मुकाबले के लिए सिर्फ एक ही चीज है हमारे पास, वो एहतियाती तदाबीर। यानी कि आप हाथ धोते रहें, आप जहाँ पर पॉसिबल हो, अगर भीड़ से तो गुरेज करें, अगर जाए तो फिर मास्क आपने पहनो, नकाब पहना हो। इसके अलावा तो कोई, क्योंकि वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, तो और क्या किया जा सकता है? अच्छा, इसमें जाहिर है कि जैसे आपने बिल्कुल सही फरमाया ज़रिया साहिबा कि हमारा जो एक अपना एक कहते हैं ना इज्तिमाई शऊर है, वो बार बार हमें धोखा देता है। हम हर चीज जो है मतलब है कि ठीक है, हुकूमत की बहुत सारी जिम्मेदारी है और हुकूमत को बहुत सारे काम करने चाहिए थे, जो बात वजूहात की बिना पर उसमें हम बात करेंगे कि नहीं कर सकती है, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन हमारा अपना क्या जो है अमल है, हमसे मुराद अवाम का क्या है। तो अवाम में हम देखते हैं कि अवाम जो है उसने कम से कम बड़े शहरों की हद तक जो है एहतियात को बिल्कुल बालाए ताक रख दिया। ईद के दिनों में जिस तरह से शॉपिंग की, अभी भी जो आप बड़े शहरों में लोगों का मिलने जुलने का अंदाज देखें, उसमें ये नहीं है कि वो जो कम तालीम याफ्ता या वो लोग जो लोग वसाइल से महरूम है उनका ज्यादा कसूर है। कसूर जो है पढ़े लिखे अफराद का भी है, जो लोग अहले सरवत है उनका भी है, जो माली तौर पर मुस्तहकम है उनका भी है। तो उसमें एक तो मिनहसुल कौम जो है, हम लोगों ने एक बड़ा मायूसकुन हमारा किरदार रहा है। और क्योंकि हमारी कौम का एक मिजाज है कि जिसमें कानून को अपने हाथ में लेना जो है हम लोग फर्ज समझते हैं, तो यही फिर हमारी हुकूमत की मजबूरी भी है कि पाकिस्तान में आज से नहीं, सिर्फ PTI के दौर से नहीं, इससे बहुत पहले से जो है रियासत की अमलदारी, हुकूमत की जो रिट है बहुत कमजोर होती है। और हुकूमत को अपनी बेबसी का एहसास है कि वो अगर बहुत सारी चीजें करना चाहेगी वो नहीं कर सकती, क्योंकि रियासती इदारे भी कमजोर हैं और रियासत जो है उस पर इतलाफ नहीं कर सकती। हमारे अगर हम समझते हैं कि हम अगर चीन की तरह वुहान जैसा कोई कर्फ्यू लगा सकते हैं तो हम नहीं लगा सकते, हमारी खाम ख्याली है। उसकी वजह ये कि चीन की सोसाइटी बहुत ही रेजिमेंटेटेड, बहुत ही उस तरह की ऑर्गेनाइज डिसिप्लिन सोसाइटी है। वहां पर हमारी तरह की जमहूरियत नहीं है। वहां पर रियासत या हुकूमत जो फैसला करती है उसको बुलडोज कर सकती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। हमारे यहाँ भात भात की आवाजें हैं, हमारे यहाँ हर चीज के ऊपर इख्तिलाफ राय है। हम लोग ईद के चांद देखने के ऊपर तक तो मतलब है हमारे यहाँ इतना बड़ा इख्तिलाफ पैदा हो जाता है गुजा के इस तरह के मसाइल के ऊपर। तो हमें अपने माशरे को, हमें अपने इस मुल्क को समझना चाहिए। उसमें हुकूमत जो है, हुकूमत के ज़ाहिर है कि उसके अंदर जो कंफ्यूजन कौम में है वो भी हमें नजर आ रहा है। जैसे शुरू में मैं बात करूँ कि पहली मरतबा कोरोना वायरस जैसी कोई वबा सामने आई है तो शुरू की तहकीक ये बिल्कुल कहती थी कि जी सिर्फ वो लोग कि जो बीमार हो वो मास्क पहने या वो लोग जो इलाज मालजा करते हो। हमें याद है हमने इस तरह की चीजें जो है बैन अल-अक़वामी मीडिया पे भी पढ़ी थी किनको मास्क पहनना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ये वबा अपने जलवे दिखा रही है तो हम लोग सीख रहे हैं और उसकी वजह से हम अपनी कहते हैं क्योंकि पहली बार हम लोग इससे नबर्द आजमा है तो हमारे पास कोई गाइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं है। हम पहले समझते थे कि जी सिर्फ नकाब उनको पहनना चाहिए, लेकिन बाद में तहकीक ने साबित किया कि नहीं, हमें हर वक्त पहनना चाहिए। पहले ये था कि जी हवा के जरिए ये ट्रांसमिट नहीं होती, छूने से होती है। बाद में पता चला कि नहीं, छींकने के बाद ये हमारे खांसने के बाद जो लुआब है या उसकी जरासूमें कई घंटे तक खुदा में मोल्लक रहते हैं, तो ये चीजें हमें रफ्ता रफ्ता पता चल रही है। तो उसमें हम अगर सिर्फ ये कहें जी हुकूमत जो है वो कसूरवार है तो हुकूमत भी सीख रही है। ठीक है, मतलब वैक्सीन की सूरत में मौसर और मुकम्मल इलाज आप कह रहे हैं कि हमारे पास नहीं है, उसके तब तक हमारे पास एहतियाती तदबीर ही रह जाती है कि जिन्हें फॉलो करके एहतियाती तदबीर के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। यही हमें करनी चाहिए थी कि हम टीवी पे भी तलकीन करें, रेडियो पे भी करें, अखबारात पे भी। जी जनरल साहब, आपकी ओपिनियन क्या है? सिर्फ एहतियाती तदबीर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं तो हमेशा से यही समझता हूँ कि शुरू में जो लॉकडाउन था वो अगर 2-3 हफ्ते बड़ा सख्त किस्म का कर देते तो बिल्कुल बहुत कुछ बेहतर हो जाता, लेकिन वो उस वक्त मजाक बना रहा। लॉकडाउन किया लेकिन ना होने के बराबर था, लोगों ने मजाक में उड़ा दिया। अब तो यही है कि एहतियाती तदाबीर, उसकी 2-3 वजूहात हैं। देखिए, लॉकडाउन का किस्सा ये हुआ या ये जब हमने शुरू में 2-3 दिन का वो हाफ ऑर्डर सा किया
मैं आज भी लोग जो बेचारे वर्कर्स हैं, जैसे कोई वेल्डर टाइप है, कोई कारपेंटर है, वो बेचारे कभी मेरे घर पे काम किए हुए आज पैसे मांगने आ रहे कि जी हमें काम को मिल ही नहीं रहा। अब अगर आप लॉकडाउन कर दें तो उसका इफेक्ट आप देखें। ये तो ठीक है कि आज वो इधर उधर फिर के बेचारे कहीं ना कहीं से पैसे ले रहे हैं, लेकिन अगर कर्फ्यू का समा हो तो मैं तो हैरान हूं कि ये लोग बेचारे जिंदा कैसे रहें, क्योंकि ये बेकारी वाला किस्सा जो है ये पिछले 4-5 महीने से 4 महीने से चल रहा है कम से कम, और लोगों के हालात बिल्कुल बहुत ही खराब हुए पड़े हैं। अगर लॉकडाउन लग जाता है तो मजीद वो इस चक्कर में फंसेंगे। अब इसमें दूसरी तरफ ये है कि परेशानी ये है, आज मसलन 24 घंटों में 81 लोगों की वफात हुई है कोरोना से, यानी हर रोज तादाद बढ़ रही है। कल हम ये कह रहे थे कि जी आज दिन तक की हाईएस्ट है और वो तकरीबन कोई 61 के करीब थे, आज 81 का अभी तक बताया जा रहा है और बढ़ जाएंगे शाम तक मेरा ख्याल है। ये सूरत हाल और भी गंभीर हो गई है जब आपको पता चलता है कि हॉस्पिटल में जगह भी नहीं है, यानी लोग हॉस्पिटल में जाना चाह रहे हैं, सिफारिशें लेके जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद सिफारिशों की तब काम आए अगर वहां पे वाकई कोई जगह हो, और हॉस्पिटल वाले हाथ जोड़ रहे हैं कि जनाब अब इधर का रुख ना करें। तो इन हालात में आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर इंसानों को खुद अपनी जिंदगी की, अपनी जान की फिक्र नहीं है तो आप उनको जाके मौत के मुंह से वैसे निकाल के बाहर नहीं खड़ा कर सकते। ये वो चीज है जो आपने एहसास दिलाना है लोगों को कि भाई अब हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल सैचुरेशन पे है, हमारे पास मजीद गुंजाइश नहीं है। और मेरा ख्याल है कि एक दफा तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए नेशन को एड्रेस करे, और फिर आगे पॉलिटिकल पार्टीज और लोगों को चाहिए कि वो रीच आउट करें और इस चीज को यकीनी बनाएं कि ये जो एहतियात का पैगाम है ये हर किसी तक पहुंचे, और मुफ्त ये तकसीम करने का जो काम है, जिसको ये बजाय इसके कि किसी का चालान करें उसके हाथ में मास्क पकड़ाना चाहिए कि जनाब ये मुंह पे पहनो यहाँ पे। ये वो चीजें हैं जो आपको सड़कों पे और हर तरफ करते हुए नजर आना चाहिए, और लोगों के अंदर एहसास जगाने की जरूरत है। अगर ये प्रिकॉशंस वगैरह लोग ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई और जरिया है कि आज आप रोक सके, क्योंकि ये चलिए आज बुजदार साहब ने भी कह दिया कि हम अवेयरनेस कैंपेन शुरू करें। लेट्स सी ये वो अवेयरनेस कैंपेन्स कब तक शुरू होती हैं, बड़ा लेट है, बहरहाल फौरन करनी चाहिए। तो इसमें तो कोई और कोई दो राय नहीं है। उसके बाद देर आ जाए जनरल साहब, देर आ जाए जरा दुरुस्त आ जाए। रज़ा रूमी साहब, महज एहतियाती तदाबीर कोरोना को रोका जा सकता है? इसके रोकने का और कोई तरीका है ही नहीं, क्योंकि अभी तक ना कोई दवाई है, ना कोई वैक्सीन है, ना कोई टीका है। इसके लिए आपको सिर्फ हिफाजती इकदाम उठाने पड़ते हैं, और जो पब्लिक अवेयरनेस की आप बात कर रही हैं वो करनी पड़ती है। अगर आप उसके ऊपर अमल कर लें तो आपका आधे से ज्यादा मसला तो यहीं हल हो जाता है। यहाँ पे प्रॉब्लम ये रही है कि ये फरवरी से ये पूरा मामला चल रहा है, और सबको जो मुख्तदिर जो हैं लोग जो पॉलिसी बनाते हैं, जो महकमे चलाते हैं, जो वसाइल की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उनको इन बातों का मालूम था, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं दिखाई गई बदकिस्मती से, कि जिससे कि अवाम भी खबरदार और मोहतात हों। और अब तो खैर लॉकडाउन तो चलिए, लॉकडाउन तो कोई मुस्तकिल हल था भी नहीं कभी, और ना वो हो सकता है। उसकी वजह ये है कि यही जो माशी मसले हैं और दीगर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के मसले हैं, शायद वो नहीं अफोर्ड कर सकता पाकिस्तान जैसा मुल्क। लेकिन लोगों को बाशऊर करना और लोगों को आगाह करना, ये तो बिल्कुल किया जा सकता था। और ये सिर्फ टीवी के ऊपर इश्तिहार चलाना या अखबार में इश्तिहार देना या SMS करना काफ़ी नहीं होता। आपको जो है ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर, मोहल्लों की सतह के ऊपर आपको मोबिलाइज करना होता है पूरी की पूरी मशीनरी को। मैंने पहले भी अर्ज की थी कि हमारे यहाँ वो सारा जो स्ट्रक्चर है रियासत का वो मौजूद है। यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरीज होते हैं हर जगह। हमारे यहाँ जो है कुछ सूबों में तो इलेक्टेड गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट्स भी हैं, उनकी काउंसलर्स भी हैं, पंजाब में नहीं है। और उसी वक्त भी कहा गया था कि उनको वक्ती तौर पे बहाल कर दिया जाए ताकि वो ये काम करें, मास्क के ऊपर लोगों को तलकीन करें, लोगों को रोकें, और जहाँ जहाँ उनको बाकायदा तरबियत दें। इसी तरह पुलिस है, पैरामिलिट्री इदारे हैं, रेवेन्यू का जो पूरा निज़ाम है पटवारियों का, और दीगर कई और महकमे हैं। बात यह है कि इसके ऊपर उस तरह की तवज्जो नहीं दी गई। सारी डिबेट 2-3 महीने रही
कि लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कोई खिलाफ है, कोई हक में है, कोई स्मार्ट लॉकडाउन कर रहा है। और अब क्या हुआ है कि आपके सामने है कि केसेस की तादाद कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है और टेस्टिंग अभी तक पाकिस्तान में 1% भी पाकिस्तानियों की नहीं हुई। 0.2% यानी कि 0.2% लोगों की टेस्टिंग हुई है और उसमें इतने ज्यादा केस निकल आए और हलाकतें जो हो रही हैं वो तो आपके सामने हैं और अस्पताल भर चुके हैं, डॉक्टर्स जो है वो खुद इसकी जद में आ गए हैं। तो इस पूरी सूरत हाल से ये हमें अक्स करना पड़ता है कि ये हंगामी बुनियादों के ऊपर हमें ना सिर्फ लोगों को एजुकेट करना है कि मास्क पहने, उसको यकीनी बनाना है, बल्कि अगर दोबारा लॉकडाउन करना पड़े तो उससे भी नहीं गुरेज करना चाहिए। और आवाम के रवैये पर मुनहसर है कि हम आगे आने वाले दिनों में दोबारा लॉकडाउन की तरफ जाते हैं नहीं चाहते। तो जो लोग लॉकडाउन से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि मईशत का पहिया चलता रहे, उनके कारोबार चलते रहें और घरों में फाके ना पड़ें, तो खुदारा ये मास्क के हवाले से अगर हाथ जोड़कर अपील की जाए तो इस पर अमल दरामद करें और मास्क पहने। जरूरी नहीं है कि मेडिकेटेड मास्क ही उसका इस्तेमाल करेंगे। अगर आप अपने चेहरों को किसी दुपट्टे या फिर किसी भी कपड़े से ढांप सकते हैं तो उसको भी आप इस अमल को भी इख्तियार कर सकते हैं, क्योंकि इसी सूरत हाल के पेश नजर महकमा सेहत का अमला भी तेजी से इस वायरस से मुतासिर हो रहा है। आलमी वबा से मुतासिर होने वाले तिब्बी अमले से वाबस्ता अफराद की तादाद 1904 हो चुकी है। महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुतासिर होने वालों में सबसे ज्यादा तादाद डॉक्टर्स की बताई जा रही है। याद होगा आपको कि कोरोना वायरस से अब तक महकमा सेहत से जुड़े 17 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। और इंतहाई अफसोस के साथ कल एक खबर सामने आई जिसमें यह बताया गया कि पाकिस्तान के जो 3 मजीद डॉक्टर्स हैं वो भी कोरोना वायरस से जाँ बहक हो चुके हैं। लेकिन बड़ी तादाद में महकमा सेहत का अमला कोरोना से मुतासिर हो रहा है, तो क्या इसकी वजह जरूरी हिफाजती सामान की अदम फराहमी है कि जिसका जिक्र बार बार डॉक्टर्स की जानिब से किया जा रहा है। आमिर ज़िया साहब, YDA भी इस पर कई बार एहतजाज कर चुका है। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले जो डॉक्टर्स हजरात हैं वो भी बारहा कहते हैं कि जब तक मुकम्मल किट्स हमारे पास मौजूद नहीं होंगी हम काम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर्स चूंकि बहुत तेजी से मुतासिर हो रहे हैं, यही वजह है। शारीरिक वसाइल की कमी जो एक बिलाशुबा बहुत बड़ा मसला है और कहते हैं कि डे 1 पे अगर हमारी कैपेसिटी 0 थी तो उस कैपेसिटी को ऐसा ऐसा आगे कहते हैं ना कि 100% होना भी, मुझे नहीं पता कितने फीसद हुकूमत जो है मामले में कामयाब रही है, लेकिन यकीनन कि जो लोग कोरोना के उनको पेशेंट्स को देख रहे हैं उनके पास तो उनके वार्ड में तो जाहिर है कि वो चीजें होनी चाहिए कि जो हमने दुनिया के दीगर ममालिक में देखी, जो स्पेशल सूट्स होते हैं और उनके जो भी हिफाजती चीजें हैं वो होनी चाहिए। लेकिन हमारे साथ ये भी हो रहा है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर हमें पता नहीं, क्योंकि इसके सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे होते, तो आम डॉक्टर कोई ENT स्पेशलिस्ट है वो अगर किसी कोरोना के मरीज को देख रहा है लेकिन वो नहीं, उसको नहीं पता कि ये आदमी कोरोना से सफर कर रहा है नहीं कर रहा, इसके सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे होते, तो इस तरह से भी चीजें जो है वो फैल रही है। यानी कि आप किसी और बीमारी के इलाज कराने के लिए किसी और वार्ड में गए और आपके पास बज़ाहिर कोरोना का कोई आपके पास अलामात नहीं है, तो लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि फिर वो डॉक्टर जो आपके राब्ते में आता है, जो नर्सिंग के स्टाफ आपके राब्ते में आता है, वो उससे मुतासिर हो जाता है, क्योंकि ये अपनी नौयत का अजीबो गरीब मर्ज है, ऐसी वबा है कि जिसका बारे में भी हम जान रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं। तो एक तो यकीनन वो लोग वो वार्ड्स के जहाँ पर इनको ट्रीटमेंट होते हैं उनके पास होने चाहिए, लेकिन हमें पता ही नहीं कि एक आदमी जो है बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद है लेकिन वो कोरोना वायरस का कैरियर है, उसके पास अलामात भी नहीं है, और वो जब लोगों से मेल मिलाप करता है बशमूल मेडिकल के स्टाफ के, तो वो लोग उससे मुतासिर होते हैं। इसके बारे में ज़ाहिर बाब इख्तियार को कोई स्ट्रेटेजी सोचनी चाहिए, कोई असेंबली बनानी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं कि जो फैसिलिटीज हैं डॉक्टर्स को बिल्कुल दें, 100% दें, बल्कि जरूरत से ज्यादा दें ताकि हमारा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो सही तरह से अपना काम कर सके। जी इब्राहिम, जब तक हमारे पास किट्स नहीं होंगी, ज़रूरती सामान नहीं होगा, हम जंग नहीं लड़ सकेंगे उस तरह से जैसे कि हमें लड़नी है। यही वजह बन रही है। देखें, ये जो कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ हम जंग लड़ रहे हैं, इसमें अगर कोई बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग एलिमेंट हो सकता है और हौसले तोड़ने वाला एलिमेंट हो सकता है, तो वो यही है कि हमारे ये जो फ्रंट लाइन सोल्जर हैं, यानी हमारे जो डॉक्टर्स हैं, अगर ये इन्फेक्ट होना शुरू हो जाएं और इनकी शहादत होना शुरू हो जाए तो ये सबसे ज़्यादा हमारे हौसले पस्त करने वाली बात होगी। इसलिए हुकूमत का ये काम है
कि ये इंश्योर करे, एक तो वो जो इनका जो सेफ्टी इक्विपमेंट है पूरा, वो जो किट होती है वो इनको फराम की जाए, और दूसरा फिर उसको इस्तेमाल करने का भी मैंने कुछ तिब्बी जरीदों में पढ़ा है कि उसको इस्तेमाल करने का भी एक ख़ास तरीका है कि एक मरतबा इस्तेमाल करने के बाद उसको दूसरी दफ़ा किस तरह से काबिल इस्तेमाल बनाना है। तो वो जो क्योंकि ये जैसे आमिर रियाज साहब ने फरमाया कि ये एक नया वायरस है, हम इसके मतलब बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, तो वो उस बारे में भी डॉक्टर्स की रहनुमाई करें। ज़ाहिर है कि हम इस मामले में जो है वो दीगर मुल्कों से सीख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जैसे पहले सिंध के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो हमें उनकी बात सुननी चाहिए थी, उसके बाद हमने कह दिया कि वो तो सियासी डॉक्टर्स हैं। उसके बाद पंजाब के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, फिर बलूचिस्तान के डॉक्टर्स ने कर दी, फिर इस्लामाबाद के डॉक्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो इस वक्त इस बीमारी से हमारे जो सियासतदान हैं या हुकूमती तर्जमान या अपोजिशन जमातों के तर्जमान वो बराह रास्त नहीं लड़ रहे, ये डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि हम इन डॉक्टर्स से लड़ना शुरू कर दें और इनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएं कि ये कोई सियासत कर रहे हैं, और फिर हमने तो देखा कि पूरी दुनिया के डॉक्टर जो हैं वो कोरोना से लड़ रहे हैं और हमने बलूचिस्तान में अपने कोयटा में अपने डॉक्टर्स की पिटाई कर दी। तो अगर वो कोई 5, 7, 10% आपको लगता है कि कहीं कोई सियासत का अंसर भी है तो उस वक्त उसको इग्नोर करें। दूसरा, इनके जो पर्क्स हैं, यानी ज़ाहिर है कि ये अपनी जान पर खेल कर जो है वो लोगों को बचा रहे हैं। तो ठीक है कि कुछ सूबों में हमने देखा है कि इनको 1 महीने की एडिशनल जो है वो तनख्वाह भी दी जा रही है, लेकिन अपने वसाइल को देखते हुए मुझे लगता है कि उन पर्क्स में भी इजाफा करना चाहिए। क्योंकि आप ये देखें कि एक डॉक्टर जब घर से निकलते हैं तो उसके बाद फिर वो घर वापस आते हैं, उनकी फैमिलीज़ भी हैं, जैसे हमें अपनी फैमिलीज़ बहुत अजीज़ हैं, तो उनकी वो तो बराह रास्त खतरे में हैं, वो भी खतरे में हैं और उनकी फैमिलीज़ भी खतरे में हैं। तो हमें इन डॉक्टर्स के जितने भी इस किस्म के मुतालबात हैं उनके साथ बैठ के उनको देखना चाहिए। और दूसरा, ये जो हमारे डॉक्टर शहीद हुए हैं इसको बुनियाद बनाकर हमें एक ज़बरदस्त हम एक आगाही कैंपेन चला सकते हैं कि ये हमारे डॉक्टर्स के बारे में हम सबको पता है कि वो हिफ़्ज़ान सेहत के असूलों का बहुत ख्याल रखते हैं, वो अपनी फ़िटनेस, अपनी सेहत का, लेकिन उसके बावजूद अगर ये डॉक्टर्स इन्फेक्ट हो सकते हैं और ये शहीद हो सकते हैं, इनमें अमवात हो सकती हैं, तो फिर आम लोग जो हैं जो कि कुछ ज़्यादा अपनी फिटनेस का या हिफ़्ज़ान सेहत का ख्याल भी नहीं रखते, तो उनके साथ क्या हो सकता है। और फिर इसलिए इसको बुनियाद बनाकर भी एक माशरे में कैंपेन चलाई जा सकती है। अब इस वक्त हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये जो, क्योंकि दुनिया भर में और भी जगहों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है और जो डॉक्टर्स हैं वो इन्फेक्ट हुए हैं, अमवात भी हुई हैं, तो ये हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि ये हिफाजती सामान ना होने की वजह से हुई हैं, लेकिन ये है कि डॉक्टर्स के शिकवे ज़रूर आए हैं बहुत सी जगहों से, बहुत से हॉस्पिटल से, ख़ास तौर पर सरकारी हॉस्पिटल से। और मैंने खुद ये देखा है कि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ ये जो डॉक्टर्स के पास हिफाजती किट्स हैं, हत्ता कि उनके पास जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उनके पास भी जो किट्स हैं वो सरकारी हॉस्पिटल से ज़्यादा बेहतर हैं। जनरल साहब, यकीनी तौर पर इब्राहीम ने भी पॉइंट आउट किया, गुज़िश्ता रोज़ का जो वाक़या था बलूचिस्तान का काबिल मुज़म्मत है इंतहाई, लेकिन ये जो सूरत हाल हम देख रहे हैं जिस तरह से डॉक्टर्स भी शहीद हो रहे हैं, इनके पास चूँकि हिफाजती सामान मौजूद नहीं है, उसकी अदम फराहमी है, यही वजह बन रही है इसकी। देखिए, ये दोनों वजूहात हैं, दो वजूहात हैं। एक तो ये डॉक्टर्स वाला जो उनके आप किट्स की बात कर रही हैं, ये एक वक्त था कि बहुत शॉर्टेज थी इसकी, और जो आप बलूचिस्तान में आपको याद होगा कि एहतजाज भी किया था डॉक्टर्स ने, लेकिन उसके बाद चाइना से इंपोर्ट की और अब पाकिस्तान में बन रही हैं और बड़ी मिकदार में। अभी एक दिन पहले हुकूमत ने पाबंदी उठाई है, वरना मुल्क से एक्सपोर्ट नहीं की जा सक रही थी, उसकी इजाजत नहीं थी, लेकिन अभी उन्होंने लिमिटेड क्वांटिटीज में एक्सपोर्ट की इजाजत दी है क्योंकि मुल्क में बहुत क्वांटिटीज में बन रही है। मुबशिर बुखारी साहब, आपकी ओपिनियन क्या है इस पर? ये चूंकि हमारे पास सामान की अदम फराहमी है, यही बाइस बन रही है डॉक्टर्स की शहादत की? देखिए, शुरू में हमारे जो डॉक्टर शहीद हुए, एक नर्स शहीद हुई, उनके बारे में भी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स थी, और जो बीमार हुए शुरू में उनके बारे में तो ये कहा जा सकता है कि किट्स जो थी उस वक्त वाकई में हमारे पास नहीं थी, और हमारा गवर्नमेंट का जो एटीट्यूड था किट्स टुवर्ड्स किट्स वो भी कोई सीरियस नहीं था। उसी वजह से सिंध में, पंजाब में लोगों ने ये बात उठाई कि किट्स फ्राहम की जाएँ। जनरल साहब ने कहा कि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पे बन रही हैं, बिल्कुल बन रही हैं, ना सिर्फ बन रही हैं बल्कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बन रही हैं, और एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी हम आ गए हैं। एक तो किट्स का अभी मसला नहीं है, दूसरी बात यह कि आप वुहान से लेके आप न्यूयॉर्क चली जाएं, न्यूयॉर्क से इटली, इटली से इंग्लैंड, हर जगह पे आपको
नज़र आएगा कि डॉक्टर्स हजरात जो हैं अपनी उन्होंने इन द लाइन ऑफ ड्यूटी जो हैं वो जाने दी हैं, तो वहाँ तो किट्स का कम से कम कोई मसला नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो है वो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो हो रहे थे। तीसरी बात, कल लाहौर में एक यंग डॉक्टर फीमेल जिनकी एक छोटी सी बच्ची, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में, चूँकि इब्राहिम ने बात की प्राइवेट हॉस्पिटल की, तो यकीनन प्राइवेट हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट किट्स फ्राहम की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में कोरोना पेशेंट्स को डील कर रही थी। उसके बाद उन्हें खुद कोविड हुआ और वो वेंटिलेटर पे स्ट्रगल के बाद वो कल शहीद हो गई। तो इसका मतलब है कि ये इतना लीदल वायरस है कि ये इससे बचने का रूम आपके पास बड़ा नैरो मार्जिन है। मतलब आपके पास किट्स भी हैं, आप ट्रीट कर रहे हैं पेशेंट्स को, उसके बाद आप उस किट्स को उतारते हैं और उस दरमियान में कहीं आपका हाथ लग गया और आपने ट्रांसमिट कर लिया अपने अंदर, तो ये यकीनन किट्स के अलावा जो है दूसरा मामला है। वही बात जो शुरू में कही गई कि इस पर रिसर्च हो रही है, ये कैसे किट्स पहने हुए डॉक्टर्स के अंदर भी स्नीक इन कर जाते हैं। मेरे एक दोस्त कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो अपने हॉस्पिटल में बिल्कुल एक आइसोलेटेड वार्ड में सरकारी हॉस्पिटल में देखते हैं पेशेंट्स को, उनको कोविड हो गया, शुक्र है कि वो नेगेटिव हो गए, लेकिन वो अपना गियर पहन के जाते थे उनको देखने जो हार्ट के पेशेंट्स आ रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें हो गया। सो बहुत सारे सवालात हैं इस सारी चीज़ों के पीछे कि किट्स मौजूद हैं, पूरा जो सेफ्टी प्रोटोकॉल है डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स फॉलो कर रहे हैं, उसके बावजूद कि ये क्यों हो रहा है कि वो विक्टिम हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं या बीमार पड़ रहे हैं, इसके लिए एक रिसर्च वर्क की ज़रूरत है। चूँकि ये ग्लोबल फिनोमेना है, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, इसलिए हम सिर्फ किट्स पे नहीं डाल सकते। हाँ, शुरू के जो केसेस हैं उनके मामले में किट्स का कसूर था। जनरल साहब आपकी तरफ आऊंगी, काइंडली आप कमेंट अपना तबसरा मुकम्मल कीजिएगा सवाल पर। जी, मैंने ये कहा था कि किट्स का मामला जो अभी बुखारी साहब ने भी उसको दोहराया, तो वो इतना बड़ा इशू नहीं है, ये मिसमैनेजमेंट कहीं हो सकती है, लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर्स का है। मैंने काफी सारा चेक किया, पेशावर में मसलन एक डॉक्टर साहब हुए, कोयटा में, ये ENT स्पेशलिस्ट थे और ये जो कोरोना के पेशेंट्स हैं कोविड-19 वो उनको हैंडल नहीं कर रहे थे, लेकिन ये कि नॉर्मल पेशेंट्स देखते थे। अब उसमें भी कोई पता नहीं कि कैरियर है लोग, और डॉक्टर साहब ने उस वक्त वो पूरी किट नहीं पहनी या कुछ बेहतियाती की। अब उसमें दोनों तरह के केसेस है, एक तो वो कि जो डायरेक्टली कोविड पेशेंट्स को डील कर रहे हैं डॉक्टर, उनको तो डेफिनेटली बहुत ही एहतियात की जरूरत है, बहुत कुछ पहनना चाहिए, लेकिन जिस तरह एक आम शहरी को जरूरत है, मुझे पहन के रखने हैं मास्क और चीजें, ये उन डॉक्टर्स को भी चाहिए जो दूसरे पेशेंट्स को देखने हैं। वो बेशक कोविड वार्ड्स में काम ना कर रहे हों, लेकिन बहसूरत वो हमारी तरह एक्सपोज हैं, तो उनका भी मसला है कि ये भी जब पेशावर में ENT स्पेशलिस्ट एक शहीद हुए तो उनका जब चेक किया गया तो वो दूसरे पेशेंट्स को देखते हुए, नेचुरली उनकी प्राइवेट क्लिनिक शाम को थी, उसमें वो पेशेंट्स देखते रहे। तो ये दुश्वारी है कि प्रिकॉशन हर शख्स को जरूरत है। अगर आपको नहीं मिली किट तो आपको जरूरत है कि आप किट से बगैर काम ना करें, आप उधर बता दें कि जनाब किट नहीं मिलेगी तो हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो आपकी अपनी जान का मसला है। तो इस वजह से ये प्रिकॉशन जो है वो भी डॉक्टर के लिए भी उतनी ही जरूरी है जितनी एक आम आदमी के लिए। रज़ा रोमी साहब, यही सवाल आपके साथ कि चूंकि किट्स की अदम फराहमी है, तमाम सामान मौजूद नहीं है, हमारे डॉक्टर्स, हमारा तिब्बी अमला इसलिए बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं इससे। देखिए, पहली तो ये बात है कि डॉक्टर्स काफी देर से अपील कर रहे हैं। आपको याद होगा उन्होंने कराची में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लाहौर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सोशल मीडिया पर उन्होंने अपीलें की हैं मुतअद्दिद बार, और वो यही कहते रहे कि लोगों को कि आप घर में रहें, अभी लॉकडाउन को नरम ना करें क्योंकि हालात ऐसे हैं, हालात साजगार नहीं हैं। और फिर यही हुआ कि आपने देखा कि जो उनकी बात थी, जो तिब्बी और साइंसी उनकी प्रेडिक्शन थी या उनके खदशात थे, वो अब बड़ी हद तक जो है वो सच साबित हो रहे हैं। तो एक तो ये कि हॉस्पिटल्स भी ओवर क्राउडेड हो रहे हैं। जो रिपोर्ट्स थी कि बहुत सारे आपने देखी है, फुटेज देखी है, सोशल मीडिया पे वीडियोस चली हैं कि जहाँ पे लोगों ने मारा भी है, जहाँ पे कई लोगों को जगह नहीं मिल रही, और प्राइवेट हॉस्पिटल से भी मरीजों को इनकार किया जा रहा है। और ये सिर्फ सीरियस मरीज हैं, बहुत सारे लोग तो जाते ही नहीं अभी अस्पताल, आइसोलेशन में घरों पर ही है। और उसकी एक बुनियादी वजह बिल्कुल किट्स का मसला रहा है। शुरू से कोयटा में डॉक्टर्स को डंडे पड़े, उनको बंद कर दिया गया जब उन्होंने किट्स का मुतालबा किया, और ये उसी वक्त हमें
हम ये बार बार भी कहते रहे कि हंगामी बुनियादों के ऊपर पीपीईज जो हैं उनकी तैयारी होनी चाहिए, उनको मुहैया करना चाहिए, और ना सिर्फ डॉक्टर्स के लिए तो बिल्कुल लाजमी है, बल्कि दीगर जो हमारे पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, वो लोग जो फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, उसको उनको हिफाजत की जरूरत है। अभी जो आलम है कि दर्जनों हेल्थ वर्कर्स जो हैं वो इन्फेक्टेड हो गए हैं, कई बेचारे डॉक्टर्स जो हैं वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। तो इस पूरी सूरत हाल में ये हंगामी बुनियादों के ऊपर अभी भी होना चाहिए, क्योंकि ये वबा अभी कई महीने कहीं नहीं जा रही, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में। और हमारी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और हमारा प्राइवेट सेक्टर है, उसमें बिल्कुल ये कैपेसिटी है कि वो अच्छे पीपीई जो हैं वो जल्दी तैयार कर सकता है, प्रोवाइडेड कि उनको ये इस तरफ रागिब किया जाए, उनको कोई इंसेंटिव दिया जाए, उनको जो है बात करे हुकूमत वक्त। और ये सारे जो काम है, देखिए ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस है ही नहीं। अगर आप और मैं हम ये बातें कर सकते हैं तो हमारे जो बहुत बड़े सो कॉल्ड माहिरीन और एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके दिमाग में ये बात क्यों नहीं आती। और दूसरी बात ये भी मैं आपको ये कहता चलूं कि पीपीईज की अदम दस्तयाबी या नाकिस पीपीई की वजह से जो इस वक्त हाल है, और एक तरफ तो ये हाल है, और दूसरी तरफ हमने देखा कि पीपीईज जो है वो दुनिया में तोहफे दिए जा रहे हैं। ये भी जुल्म की इंतहा है कि आपके अपने डॉक्टर्स को तो जब वो मुतालबा करें कि हमें सही किट दो, तो उनको डंडे मारे जाएं या उनकी बात को कान न धरा जाए, और दुनिया भर में जाकर गिफ्ट किए जाएं कि ये बताने के लिए कि ये तोहफा है। तो कुछ ये अजीब अदम तवाज़ुन है हमारी पॉलिसी में। पहले मास्क की बात हुई थी, सही, मतलब पॉलिसी को थोड़ा स्टार्ट हुआ तो इक्वली देखना पड़ेगा, खा वो अवाम हो, खा वो डॉक्टर्स हो, हमारे फ्रंट लाइन सोल्जर्स हो। इसमें हमारे डॉक्टर्स भी शामिल हैं, दीगर पैरामेडिकल स्टाफ शामिल हैं, साथ साथ वो पुलिस अफसरान भी शामिल हैं जो कि सड़कों पर खड़े होकर इस तरह से ड्यूटीज पर मामूर हैं। लेकिन नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से आपने इस बात का जरूर अंदाजा लगा लिया होगा कि ये वायरस कितना लीथल है, ये वायरस कितना खतरनाक है कि सेफ्टी किट्स पहनने के बावजूद इसका जो लोकल ट्रांसमिशन है वो इसकी मजीद जारी है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते तो बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की वायरल होने वाली तस्वीर की। आखिर क्या माजरा है उस तस्वीर के पीछे? स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की लंदन में चाय पीते हुए एक और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसके बाद मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं। मुस्लिम लीग नून वाले पीटीआई पर तंज कर रहे हैं, जबकि पीटीआई के हामी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। याद रहे कि नवाज शरीफ गुज़िश्ता साल दिसंबर में खुसूसी तौर पर इलाज के लिए जमानत पर लंदन गए थे, और अब ये जो तस्वीर सामने आई है उसके बाद हम देख रहे हैं कि काफ़ी बहसो मुबासा जारी है। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी और नून की तरफ से, मतलब काफी हम देख रहे हैं कि एक सोशल मीडिया पर गोलगप्पाड़ा जारी है। लेकिन सारी सिचुएशन में कि हुकूमत साबिक वज़ीर आज़म को वतन वापस लाने पर कहीं संजीदा हमें दिखाई दे रही है, इस पर बात कर लेते हैं। रजा रोमी साहब, स्टार्टिंग विद यू, बताइएगा। एक्स प्राइम मिनिस्टर हमारे बाहर हैं, एक तस्वीर उनकी वायरल हुई, यकीनी तौर पर आपकी निगाहों से भी गुजरी होगी। तंजो मजा एक तरफ, तनकीद एक तरफ पीटीआई की तरफ से, लेकिन ये पीटीआई कहीं से संजीदा आपको लग रही है उन्हें वतन वापस लाने में? जी बिल्कुल संजीदा नहीं है। और जहां तक हकाइक का ताल्लुक है तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने खुद उनको यहां से जाने दिया। ईसीएल में जो भी उनका नाम वगैरह था, जो कोर्ट का ऑर्डर था, तो ये सब कुछ जो हुआ है इसमें एक बाकायदा क्या कहते हैं अरेंजमेंट के साथ हुआ है, अंडरस्टैंडिंग के साथ हुआ है। देखिए बात ये है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बीमार तो हैं, इसकी तो कोई दो राय नहीं है इस पर, लेकिन उनकी ट्रीटमेंट क्या हो रही है क्या नहीं हो रही, ये बेस्ट वही है कि जो जिस कोर्ट ने उनको इजाजत दी है जाने की, और ये उसी कोर्ट को सवालात करने चाहिए, और ये प्रोसेस जो है कानूनी तौर पर इसको हैंडल करना चाहिए। मगर मसला ये कि ये सारी चीज सियासी बन गई हुई है, थी भी काफी हद तक सियासी, और अगर उनका इलाज जो है उस पर क्या डिटेल्स है, क्योंकि कोर्ट को तो उन्होंने यही बताया था और गवर्नमेंट को
का जो फैसला था काबीना का, मेरे ख्याल से जब उन्होंने ECL वगैरह से नाम हटाया था, तो ये सारा जो है एक और इसके पीछे एक दरपर्दा अंडरस्टैंडिंग भी थी जो रिपोर्ट्स आई मीडिया में। और वो अंडरस्टैंडिंग क्या थी, अगर PTI को इस बात से कुछ इख्तलाफ है या मसला है तो वो अब पावर में है और वो अंडरस्टैंडिंग खत्म कर सकती है। लेकिन आप भी जानती हैं और बहुत लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में जब इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं तो कौन उनके पीछे होता है और उनकी क्या डिटेल्स होती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से बेहतर है कि अगर गवर्नमेंट सीरियस है उनको वापस लाने में, तो फिर वो इक़दाम उठाए, शोर होगा ना करे, क्योंकि वो सिर्फ प्रॉपर। जनरल साहब, मामला कानूनी था, सियासी हो गया, ये कह रहे रज़ा रोमी साहब, लेकिन ये मामला चाहे कानूनी हो या सियासी, दोनों तरफ से हम देखें, PTI की जो गवर्नमेंट है वो आपको इसमें कुछ संजीदगी दिखाती नजर आ रही है? देखिए, बात ये है कि ये जो भी प्रोसेस हुआ अदालत के थ्रू, और अदालत में आप देखिए कि PTI की गवर्नमेंट उस वक्त एक बॉन्ड साइन करवाना चाहती थी गालिबन 7 बिलियन का, तो अदालत ने तो वो भी नहीं करने दिया। यानी आप PTI की गवर्नमेंट के कंधे पे ये रख सकते थे अगर सिर्फ 7 बिलियन का बॉन्ड ही साइन करवा लिया होता उन्होंने, लेकिन अदालत ने वो भी इजाजत नहीं दी। तो अब ये कहें कि पीछे कौन है, अदालत भी मिली भगत, अदालत सारा फ्रॉड जो हुआ या जो भी स्कैंडल हुआ इसका हिस्सा अदालत भी थी, मैं कम से कम मेरा ज़हन ये कबूल नहीं करता। ये जो प्रोसेस है वो आप सबके सामने है। अब बात यह है कि PTI की गवर्नमेंट ये ड्रामा रचाती रहेगी, चलाते रहेंगे, लेकिन लाने की इस्तात नहीं, आज दिन तक किसी को बाहर से ला नहीं सके। और इन एनी केस आप खुद देख लीजिए कि जितने मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आए हैं उनका चर्चा बहुत हुआ, उन पे कहानियां बड़ी चली, सबूत शवाहिद ये वो रोजाना की बुनियाद पे, और शाहबाज अकबर साहब कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके, लेकिन क्या कोई अंजाम तक पहुंचा केस? पिछले 8-8 साल के पड़े हुए केसेस अंजाम तक कोई नहीं पहुंचता। तो ये मेरा ख्याल है कि हम लोग सारे इसी तरह ये डिस्कस करते रहेंगे और ये खबरें जो हैं ये इसी तरह दबेंगी, कोई नई निकल आएगी चीज, लेकिन ना आपका पैसा वापस आएगा ना। मैं PTI गवर्नमेंट से इसलिए भी ज्यादा मायूस हूं कि आप देखिए कि करप्शन नवाज शरीफ साहब के दौर में बड़ी थी, लेकिन उस करप्शन को कानूनन जायज नहीं किया हुआ था। इन्होंने कानूनन जायज करना शुरू किया। जैसे इन्होंने अभी जो ऑफशोर कंपनीज में 10% शेयर का कह दिया आप छुपा लें, तो पता नहीं लोग जो हैं वो 10-10, 15-15 कंपनियों में 10-10% शेयर वहां पे डाल के बैठे रहेंगे और डिक्लेयर नहीं करेंगे। फिर कभी आप पकड़े तो वो एक कंपनी का होगा, वो 10% आपको दिखा देगा कि ये तो आपने इजाजत दी थी। ताजरों से फाइल करवानी थी, वो इन्होंने रिटर्न फाइल करवानी थी, उनको फाइलर बनाना था, वो भी आपने गोल कर दिया। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, आपने सरेंडर कर दिया। इंडस्ट्रियलिस्ट को आपने छूट दे दी, उनको कहा कि उनके केसेस नैब में नहीं जाएंगे, वो आप FBI में जाएंगे, तो FBI में तो आपको पता है पैसा चलता है। इसी तरह आपने ब्यूरोक्रेट्स को छुट्टी दे दी, तो नवाज शरीफ साहब को भी दे दें, उसमें कौन सा इतना बाकी रह क्या गया है? तो मेरा ख्याल है कि ये करप्शन वाला किस्सा जो है ना, ये बस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हद तक है, इसमें पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो जाएगी। खाया बहुत है इन लोगों ने, ये मैं यहाँ पे क्वालिफाई कर दूं, ऐसे नहीं कि जायदादें यूरोप में जो बनी हुई हैं वो किसी ने, या जो मुल्क बर्बाद हुआ तो वो हम लोगों ने कर दिया, जो यहाँ तनख्वाहों पे जिंदगी गुजारते रहे। खाया बहुत है इन लोगों ने, लेकिन रियासत मजबूर है कि इक्तदार और जुर्म एक जगह पे इकट्ठा है, इसको अलहदा करना बड़ा मुश्किल है, जिसकी वजह से आप किसी को ना पकड़ सकेंगे ना सजा देंगे, और मियां साहब भी उसी का फायदा उठा रहे हैं, उठाते रहे। सही। आमिर सियासत खान साहब, उनकी कैबिनेट, उनके सियासी वज़रा, उनके रहनुमा संजीदा दिखाई दे रहे हैं आपको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को वतन वापस लाने के लिए? अब जो कहते हैं दिलों का हाल तो लम्हिया जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर ये संजीदा हो भी तब भी ये नवाज शरीफ साहब को वापस नहीं ला सकते, क्योंकि जो कहते हैं ना बैनुल-अक़वामी क़वानीन है और बिलख़ुसूस वाइट कॉलर क्राइम होता है, उसकी मुल्ज़िमान को इधर से उधर करना जो है, वापस मंगाना जो है, कोई आसान काम नहीं होता। तो वो आप बिल्कुल हम लोग तसल्ली रखें कि अगर हुकूमत कहते हैं 101% संजीदा हो जाए, तब भी ये नवाज शरीफ साहब को, किसी को भी हिसाबदार हो गए, जो लोग इस वतन से बाहर बैठे हुए और उन पे क्रिमिनल के चार्जेस हैं, करप्शन के चार्जेस हैं, उनको वापस आप नहीं ला सकते। तो ये तो हमें बिल्कुल अंदाजा होना चाहिए इस बात का। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ जो एक नारा लगाकर एहतसाब का आए और कहा कि करप्शन को हम खत्म करेंगे, लेकिन पता ये चला कि क्योंकि
PTI के अंदर भी जो है मैं समझता हूँ कि उसी तरह का हुक्मरान तबके के लोग हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से भी वही उसी रूलिंग एलीट के लोग हैं, फीमेल नून में भी हैं। तो ये लोग जो है ये भी स्टेटस को ही की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो एक सियासी स्टेटस को है उसी की हमारे यहाँ जो है सियासत हो रही है। और उसमें आप बदकिस्मती से वो जो एक मशहूर जुमला है कि जी क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एंड पोलिटिसाइजेशन ऑफ क्राइम, कि सियासत में जुर्म घुस गया और जुर्म में सियासी और जुर्म को सियासी रंग हमारे यहाँ दे दिया जाता है। तो बड़ा पुराना मर्द है हमारा, और ये जो एक नाता है, ये जो इनका रिंग है, इसको हम तोड़ नहीं पा रहे। वो इमरान खान साहब बेशक मतलब है उनकी खुद अपनी शख्सियत जो है साफ और शफाफ हो, लेकिन जिस तरह की पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं, खुद उनकी अपनी जमात में लोग बैठे हैं, तो उनका जो एक कलर है वो बिल्कुल वैसे ही कि जो दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे या नून लीग पर, तो उन्होंने भी कोई ऐसा मेरे ख्याल में, और उसकी मजबूरी ये थी कि हमारे सिस्टम के अंदर के जहां पर मौरूसी सीट्स होती हैं कि वहां पर वो इलेक्टेबल्स आते हैं और उन इलेक्टेबल्स के अपने मफादात होते हैं, वो करोड़ों रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन के अंदर और उसके बाद वो वसूल भी कर रहे होते हैं। तो ये हमारे जो जमहूरी प्रोसेस का फ्लॉ है, कमजोरी है, कि जिसको हमें सोचना चाहिए कि जो लोग तब्दीली के वाकई ख्वाह है कि किस तरह से सिस्टम को रीसेट किया जाएगा कि जहाँ पर ऐसे लोग जो है इलेक्शन में शामिल। अच्छा मिर्जा साहब, आपने भी गुफ्तगू के आगाज में कहा कि दिलों का हाल तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जो प्रैक्टिकली हमें दिख रहा है उस पर आपका ओपिनियन क्या है? मैंने वही अर्ज किया, मैंने फिर दूसरा जुमला भी तो कहा ना दरियाब साहिबा कि अगर ये चाहे भी तो नहीं ला सकते। और क्योंकि देखें बिल्कुल ही जनरल साहब ने सही कहा, एक तो बात ही कि कोर्ट का उसमें किरदार था नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने में, फिर दूसरा अंडरस्टैंडिंग भी है। बात की कि ऐसे छूमंतर नहीं हो गए नवाज शरीफ साहब, बहुत सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं। क्या वजह है कि मरीम नवाज साहिबा खामोश है, ट्विटर पे कभी कभार वो बात करती है? क्या वजह है कि नून लीग जो है फाल तरीके से अपना किरदार अदा नहीं कर पा रही? क्या वजह है? बहुत सारे सवालात हैं। नवाज शरीफ साहब जाहिर है कि अगर वो बाहर है इतने अच्छे से, वो जाके चाय कॉफी भी पियेंगे तो उसमें किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। ये तो छोटी छोटी खुशियां इंसान को हक होता है कि जनाब अगर बीमार भी है तब भी उसका दिल चाहता मैं चहलकदमी करूं, मैं चाहे तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही कोई मामला है, इस पे इतनी हमें तवज्जो देना। डॉक्टर्स भी चहलकदमी की इजाजत देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो बिल्कुल कॉफी पिए, चाय पिए, पार्टी करें जनाब। इब्राहिम देखें, अगर तहरीक इंसाफ के कारकुन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से या तहरीक इंसाफ की हुकूमत से ये दरख्वास्त कर रहे हैं या ये मुतालबा कर रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वो हुकूमत के साथ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, क्योंकि मियां नवाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मर्ज़ी से तो नहीं गए थे। और हमें पता है कि बाद में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनके ऊपर भी शक्को शुबे का इज़हार करते रहे और बाद में कई मरतबा उन्होंने इस पर बरहमी का इज़हार भी किया। तो वो अगर चाहते हैं कि इनको वापस लाया जाए और अगर कोई मुतालबा करना चाहते हैं, कोई दरख्वास्त करना चाहते हैं, तो उनको वो दरख्वास्त किसी और जगह पे करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि इससे पहले हमें पता है कि शहजाद अकबर साहब जो हैं वो साबिक बरतानवी सेक्रेटरी दाखिला के साथ जो है वो एक मफाहमत के ऊपर दस्तखत जब कर रहे थे, तो उस वक्त हमें बताया गया कि बस ये कुछ ही हफ्तों की बात है और इसाक डार साहब को वापस जो है वो ले आएंगे। लेकिन हमें पता है कि पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान ना तो कोई तहवील मुल्ज़मान और मुजरमान के तबादले का कोई ऐसा एग्रीमेंट है ही नहीं। तो जब इसाक डार साहब भी नहीं आ सके तो फिर ये मियां नवाज शरीफ को कैसे वापस ला सकते हैं? तो अब होगा ये सिर्फ कि यहाँ से अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, और वो जो इन्होंने एक एहतसाब का बयानिया बनाया था और ये बयानिया बनाया था कि किसी भी सूरत हम जो है वो करप्ट लोगों को बाहर नहीं जाने देंगे, और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली के मुतालिक जो उन्होंने एक बयानिया बनाया था, उस बयानिए को कायम रखने के लिए और अपने वोटर्स को सेटिस्फाई करने के लिए इस किस्म के स्टेटमेंट्स आते रहेंगे कि हम नवाज शरीफ को वहाँ से वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह हमने देखा था कि फ़ॉरेन ऑफिस से एक लेटर लिखवा दिया गया बरतानवी हुकूमत को, लेकिन हमें पता है कि उसके ऊपर कोई जवाब नहीं आया। और ये तो मियां नवाज शरीफ साहब का जो केस है वो तो एक तरफ, हमें ये पता है कि MQM के जो कायद हैं उन पर तो बहुत ही संगीन इल्ज़ामात थे, और ख़ुद जो बरतानवी मीडिया ने उन इल्ज़ामात को मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्रीज में रिपोर्ट किया, लेकिन उसके बावजूद जो है वो पाकिस्तान ने इंटरपोल से भी रब्ता किया, बरतानवी हुकूमत से भी रब्ता किया। इतने संगीन इल्ज़ामात थे और बहुत एविडेंस भी था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान जो है उनको वापस हम लाने में कामयाब नहीं हुए। तो ये तो एक इसमें तो एक सियासी उनसर है, और बरतानिया में और यूरोप के जो दीगर मुल्क हैं वहाँ पे जो
ऐसे केसेस हों जिसके अंदर सियासी उनसर भी हो, तो उसमें फिर उन लोगों को डिपोर्ट करवाना की संजीदगी तो दरकिनार नामुमकिन है। ग्राउंड रियलिटीज भी जो है तो वो आएंगे, अगर वो सेहत उनकी ठीक भी हो गई तो जाहिर है कि वो उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक उनके लिए हालात साजगार नहीं। और वो हालात भी कैसे साजगार होंगे और किस चैनल से होंगे वो भी हम सबको पता है। बुखारी साहब जी, जल्दी चूँकि ज़रा प्रोग्राम का वक्त कम रह गया है, एक बात तो ये कि जब ये बाहर गए थे अदालत के हुक्म पे, तो कुछ अदालत ने डायरेक्शंस भी दी थी और एक श्योरिटी बॉन्ड भी दिया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, जिसके तहत ये था कि हमारे ये मंथली गालिबन रिपोर्ट्स जो मेडिकल हैं वो पेश किया करेंगे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को लंदन में, या उसके बाद हाई कमिश्नर के लोग जाके बाकायदा उनकी हेल्थ के बारे में वेरीफाई किया करेंगे। तो अगर ये वाकई संजीदा हैं तो ज़रा रिकॉर्ड बताएं, शहजाद अकबर साहब भी बता दें कि आज तक कितनी दफ़े हमारे हाई कमिश्नर के लोग गए हैं उधर उनकी हेल्थ के बारे में ब्रीफिंग लेने। एक तो उससे पता चल जाएगा इनकी संजीदगी का। दूसरा, आज जो शहजाद अकबर साहब ने फरमाया मरियम नवाज़ के मामले में डील नहीं है बल्कि ढील है, तो काइंडली फिर वो ये क्लैरिफाई कर देते ये डील किसके मामले में हुई थी। दोस्त अब सब उसकी तरफ इशारा कर चुके हैं कि ये जो मियाँ साहब गए थे ये इमरान खान की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ गए थे, इनके जाने का फ़ैसला कहीं और हुआ था, और जिन ताकतों ने फ़ैसला किया जब उन्हें वो सिग्नल देंगी तो मियाँ नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये है कि संजीदगी, वही आमिर सिया वाली बात कि इनकी संजीदगी मैटर नहीं करती, ये ख़त लिख चुके हैं अपनी तरफ से। चूँकि इनके पास एक नैरेटिव था एंटी नवाज़, इनकी मजबूरी है उस नैरेटिव को लेके चलना, और बदकिस्मती ये है कि इनके जो नॉन इलेक्टेड एडवाइज़र हैं उनको सियासत का भी नहीं पता, उन्हें ये भी नहीं पता कि उस नैरेटिव से खेलना कैसे है। तो एक रिक्वेस्ट इमरान खान साहब से मेरी ये होगी कि वो कम से कम सियासी तजर्बाकार किस्म के अपने एडवाइज़र रखें, जो इस तरह के जो लूप होल्स हैं अपनी स्टेटमेंट में वो ना दें कि मरियम नवाज़ के मामले में डील नहीं ढील है। तो काइंडली उन्हें क्लियर करना चाहिए था ये डील कौन कर रहा है, ये डील कौन दे रहा है। फिर वही बात आ जाती है कि आपको हाथों की बांधी बाजू का दांतों से खोलनी पड़ जाती है। तो खान साहब पीटीआई के चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। मियां साहब उसी वक्त वापस आएंगे जब उन्हें लगेगा कि पाकिस्तान में लिए हालात साजगार हैं। इसी के साथ ही मुझे मेहमानों को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।